Next topic is meaning of balance of trade. हमने जब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पढ़ी थी तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस are broadly categorized as visible items, invisible items, unilateral transfers and capital transfers. अब जब हम अपने बीओपी के अंदर सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात करते हैं, इफ वी टॉक ऑफ विजिबल आइटम्स दैट आर गुड्स, तो जब गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट of visible item is known as balance of trade. Means simply speaking, export of goods minus import of goods is your balance of trade. So balance of trade is concerned or is related to only visible items that are goods. Export minus import of visible items is known as balance of trade. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो आता है और इनफ्लो को हम क्रेडिट आइटम इन बीओपी मानते हैं, यानी हम इसको बीओपी अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं या इसको हम क्रेडिट आइटम मानते हैं। और जब हम इंपोर्ट करते हैं विजिबल आइटम्स का तो वो हमारी नेगेटिव आइटम होती है क्योंकि इसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा होता है, तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर recorded on the credit side of the BOP statement. And because export results into inflow of foreign exchange, that's why it is considered as credit item and recorded on the credit side. And when goods are imported, so that is considered as negative item because हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज को उसमें क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो इसलिए हम उसको अपने बीओ की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे उसको। जो बीओटी होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो बीओपी का एक पर्टिकुलर पार्ट है, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है। इट्स नॉट द होल बीओपी, इट इज अ कंपोनेंट और अ पार्ट ऑफ बीओपी। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बीओपी and it is important or it plays a crucial role in deciding the overall situation of BOP of the country. लेकिन BOT जो होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है और सिग्निफिकेंट पार्ट होता है बीओपी का, और ये हमारे मेजरली बीओपी को डिटरमिन करता है, यानी ओवरऑल जो बीओपी होगा उसको डिसाइड करने में बीओटी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मेजर आइटम्स जो होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स की होती है। हम ये नहीं कह रहे कि बीओटी के अलावा बीओपी में अदर कंपोनेंट्स नहीं होते, बीओटी होता है और अदर भी होते हैं, पर बीओटी प्लेज अ क्रूशियल रोल और सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ बीओपी। and BOT is also known as balance of visible trade or trade balance. Balance on balance of trade. अब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक्सपोर्ट्स आर मोर देन द इंपोर्ट्स, देन हमारा बीओटी जो होगा वो सरप्लस कहा जाएगा या हम उसको फेवरेबल कहेंगे। तो सरप्लस बीओटी क्या होता है, when the volume of exports is more than the volume of import। आपने एक्सपोर्ट किया है ज्यादा
और इंपोर्ट किया है कम, यानी आपके पास क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट्स क्या है, कम है, तो वो हमारा सरप्लस या फेवरेबल पीओटी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे इंपोर्ट्स एक्सीड कर जाते हैं किसको, एक्सपोर्ट्स को, यानी हम कंट्री में इंपोर्ट कर लेते हैं ज्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं कम। ऐसा कब हो सकता है, ये एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए कि जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, या किसी चीज की शॉर्टेज हो गई कंट्री के अंदर, या कोई और मिलिट्री कुछ ऑपरेशंस होने हैं, तो कंट्री ने फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट्स ज्यादा कर लिए, तो सिर्फ में एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट क्या है, ज्यादा है, तो उसको हम लोग डेफिसिट पीओटी या फिर उसको हम लोग अनफेवरेबल पीओटी कहेंगे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बिकम अनफेवरेबल और इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट पीओटी। दोबारा बोलूं, तो बीओटी, अब इसका क्वेश्चन कम्स, कैन बीओटी बी फेवरेबल और अनफेवरेबल? इफ इट इज फेवरेबल देन व्हाट, देन व्हेन, एंड इफ इट इज अनफेवरेबल देन व्हेन? Under what circumstances BOT will be favorable? Balance of trade is favorable. When it is favorable? If there is a surplus. And surplus is there when? क्या ज्यादा होगा, export या import? Sir, export ज्यादा होगा. If export is more than the import of visible item, then the BOT will have a surplus balance. That's why it is called as surplus BOT. And if import exceeds the export, that is called as deficit BOP or unfavorable BOP. So what is favorable BOT? Favorable BOT means when export of visible item is more than the import of visible item. That is called a surplus BOT. And what is deficit BOT? When import of visible item are more than the import of export of visible item, then that is called as deficit BOT, or it is called as unfavorable BOT. Clear hai ye? Yes. Now, what is the difference between BOT and BOP? Balance of trade और balance of payment में क्या difference है? The first is the meaning. Balance of trade is only the difference between the export and import of visible item. क्योंकि BOT में केवल हम visible items को include करते हैं, और जो BOP होता है वो BOP is a wider concept than BOT, because apart from BOT, it includes systematic record of all the economic transactions, which may include visible items, invisible items, unilateral transfer, and capital transfer. So BOP is a systematic record of economic transaction between the residents of the country and the rest of the world. And these economic transactions may include visible items, invisible items, unilateral transfer, and capital transfers. Whereas BOT is only one of the component of BOP, which is the difference between export and import of visible items. BOT includes only visible items, and BOP includes visible items, invisible items, unilateral or unrequited transfers, and capital transfers. सर अपने unrequited transfer बोला. Unilateral transfer और unrequited transfers. कल मैंने बताया था आपको वन साइडेड ट्रांजेक्शंस नहीं है, इसमें आप कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करते हैं. That's what is also called as unrequited transfers. Next, third difference is capital transactions. BOT does not record any transaction of capital nature because it includes only trade of visible items. It do not record any capital nature transaction. अब capital transactions क्या आती है हमारी? Capital receipts through borrowings and sale of assets, and capital payment in the form of repayment of borrowings and purchase of assets. तो ये किसका पार्ट है? ये BOP का तो पार्ट है, पर ये BOT का पार्ट नहीं है. BOT में कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है. यहाँ पर कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन भी इन्वॉल्व होती है. मींस अगर हम बोरोइंग की बात करें, सेल ऑफ एसेट की बात करें, तो वो आपके क्रेडिट आइटम से इनफ्लो है, तो वो BOP में आएगा, पर BOT में नहीं आएगा. ऐसे अगर कोई कैपिटल पेमेंट है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग है और परचेज ऑफ एसेट है, तो आपका BOP में आएगा, पर वो BOT में नहीं आएगा, बिकॉज दीज आर द कैपिटल ट्रांजैक्शन.
नेक्स्ट इज सेटलमेंट। अनफेवरेबल बीओटी आपका है, तो क्योंकि बीओटी एक कंपोनेंट है बीओपी का, तो अगर हमारा बीओटी अनफेवरेबल चल रहा है तो वो हमारे फेवरेबल बीओपी में से सेट ऑफ हो सकता है। मींस बीओपी के अंदर विजिबल आइटम्स के अलावा इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूड है। तो वो ये कह रहा है कि अगर बीओपी, हमारा बीओपी फेवरेबल है, किसका भी किस कौन से कंपोनेंट बीओपी की फेवरेबल है? इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। लेकिन जो फर्स्ट कंपोनेंट बीओटी अगर वो नेगेटिव है तो हम बीओटी अनफेवरेबल नेगेटिव आइटम ऑफ बीओटी को हम बीओपी फेवरेबल से सेट ऑफ कर देंगे। समझ आ रही बात? सेटल कैसे कर देंगे? क्योंकि बीओपी अपार्ट फ्रॉम बीओटी हैज अ पॉजिटिव बैलेंस and BOT showing a negative or unfavorable balance. So this BOT will be deducted out of the BOP. And if there is unfavorable BOP, cannot be meet out of favorable BOT. अगर आपका BOP ही अनफेवरेबल चल रहा है तो BOT तो ऑलरेडी उसका एक कंपोनेंट है। तो अगर होल BOP इज ऑलरेडी अनफेवरेबल तो BOT would not help in any manner to reduce such BOP. क्योंकि BOP नेगेटिव है तो वो अदर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से नेगेटिव हो गया है। तो BOP ऑल ओवर अगर नेगेटिव है तो BOT विल नॉट हेल्प इन सच डेफिसिट और अनफेवरेबल BOP सॉरी। यहाँ तक समझ आ गई बात? Yes, sir. याद रहेगा BOT और BOP क्या होता है? Yes, sir. तो BOT इज अ पार्ट ऑफ BOP। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ BOP। जो मैंने क्वेश्चन गलती से बोल दिया था आपको आज, दैट वाज कंपोनेंट्स ऑफ BOP. That was not the question of components of BOP. That was Components of economic transaction. अब जब हम BOP को स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं तो BOP के अंदर या BOP को, नॉट BOT, आई एम टॉकिंग अबाउट BOP। BOP को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। यानी BOP is further classified into two parts. First is current account and the second is capital account. Now what is current account? Current account क्या होगा? बात को बहुत ध्यान से सुनना। Current account refers to an account which records all the transaction relating to export and import of goods and services. Means export and import of goods and services का मतलब क्या इंक्लूड हो गया इसके अंदर? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के अंदर क्या आ गया? गुड्स आर विजिबल आइटम, सर्विसेज आर इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर हम BOP के अंदर इन पहले तीन कंपोनेंट को इंक्लूड कर लें, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, तो इन तीनों को कलेक्टिवली BOP के अंदर करंट अकाउंट कहा जाएगा। दोबारा बोलो। तो current account of BOP includes exports as a credit item and import as a debit item of goods and services and other unilateral transfers. अब current account में क्या include नहीं किया? Capital transfers को include नहीं करा। यानी capital transfer को छोड़ दिया जाए तो visible item, invisible item and balance of, sorry, visible item, invisible item and unilateral transfer form part of current account and capital transfer form part of capital account. दोबारा बोलूं? तो अब हमारा वही एलोबरेशन आएगा जो अभी हमने पीछे पढ़ा। अब कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट जो हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट है इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं। अब यहाँ पर वो आपको ऐसा करके नहीं बता रहा है, ऐसा करके नहीं बता रहा है कि एक्सपोर्ट
एंड इंपोर्ट अलग अलग लेने हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को एक साथ लेना है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल ट्रेड, export and import of goods or visible trade is the first component of current account. जब भी कोई फॉरेन ट्रेड होता है तो उसमें सबसे मेजर पार्ट जो होता है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, विजिबल आइटम्स होती हैं। यानी किसी भी कंट्री के अंदर अगर करंट अकाउंट की बात की जाए तो किसी भी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम सबसे सिग्निफिकेंट होता है, एंड दैट डिटरमिन्स द ओवरऑल बीओपी ऑफ द कंट्री। दोबारा बोलूं, पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स नेगेटिव आइटम होती है क्योंकि पैसा जा रहा है, डेबिट आइटम, और जो रिसिप्ट ऑफ एक्सपोर्ट होगा वो आपके लिए पॉजिटिव आइटम होगा, पॉजिटिव साइड होगी और क्रेडिट आइटम माना जाएगा। बैलेंस ऑफ दीज visible export and imports is known as balance of trade or trade balance, known as balance of trade or trade balance. When we discuss about export, import, visible items and export and import of visible items, export, import of invisible item, and these do form part of the BOP. These do form part of current account of BOP. और इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT या ट्रेड बैलेंस माना जाएगा। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होगा वो BOT होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। दोबारा बोलो, अभी जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज फर्दर ऑफ टू टाइप, ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस। अगर आपकी पेमेंट जो आपने इंपोर्ट्स के लिए करी है, विजिबल आइटम्स के लिए, और जो एक्सपोर्ट करने से रिसिप्ट आई है, अगर इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट ज्यादा है और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम क्या है, कम है, तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। और अगर रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम ज्यादा है वो भी और इंपोर्ट से, तो हम उसको ट्रेड सरप्लस कहते हैं। export and import of services called as invisible trade. अब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ या एक इकोनॉमी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ सिर्फ विजिबल आइटम्स का ट्रेड नहीं करती, वो विजिबल आइटम के अलावा और भी इनविजिबल आइटम्स का भी ट्रेड किया जाता है। जो इनविजिबल आइटम्स का ट्रेड होता है उसमें लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तीन मैंने एग्जांपल लिए हैं। शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस ये आपकी इनविजिबल आइटम्स है। तो वो इनके लिए कह रहा है कि ये जो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज हैं, इनको नॉन फैक्टर सर्विसेज कहा है उसने। तो ये इनविजिबल आइटम्स हैं। जब इनको सोल्ड और परचेज किया जाएगा रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री के बीच में, यानी हम इनविजिबल आइटम को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो ट्रांजैक्शंस होंगी दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इनविजिबल ट्रेड। दिस इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट। अब सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को या दूसरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में किसी कंट्री को दे सकती हैं? शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सर्विसेज।
दोबारा बोलूं, अगर ये सर्विस देने से, अगर इन सर्विस के लिए आपने पेमेंट करी है तो वो आपकी नेगेटिव आइटम है। लेकिन अगर इन सर्विसेज से कैश का यानी फॉरेन एक्सचेंज का रिसिप्ट हो रहा है तो आपकी पॉजिटिव साइड पे रिकॉर्ड होगी। दोबारा बोलूं, नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है करंट अकाउंट का, यूनिलैटरल और अनरिक्वेटेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब हमने पढ़ा था कि जो गिफ्ट्स हैं, डोनेशंस हैं, पर्सनल ट्रांसफर्स हैं, ये वन वे ट्रांजेक्शंस होते हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कर रही होती है। पढ़ा था? यस सर। क्या पढ़ा था हमने यूनिलैटरल या अनरिक्वेटेड ट्रांसफर में? डोनेशन और हाँ। पर्सनल रेमिटेंस है और सारे एक ही वे ट्रांजैक्शन है। वन वे ट्रांजेक्शंस होती है, इसमें अगर हम कुछ लेते हैं तो देना नहीं होता है, देते हैं तो लेना नहीं होता है। तो these refer to those receipts in payment which take place without any service in return। दोबारा बोलूं, रिसिप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर हमारे को यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव हुए हैं तो आपकी क्रेडिट आइटम है, और अगर हमने उनको पे करे हैं तो हमारी डेबिट आइटम। यहाँ तक समझ आ गई बात? नेक्स्ट है इनकम receipts and payment to and from abroad. It includes investment income in the form of interest, rent and profit। फोर्थ कंपोनेंट है इसका करंट ट्रांसफर का, ऊपर नहीं था, ये नया पॉइंट है, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम द टू और फ्रॉम द अब्रॉड। अगर हमने कोई इनकम फॉरेन से रिसीव करी है या फॉरेन में किसी नेशनल को दी है, या हमने कोई इनकम की पेमेंट करी है फॉरेन के लिए, फॉरेन से इनकम ली है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनकम फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे ऑफ कुछ पूछना। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट shows the net income। अब ये करंट अकाउंट नेट शोज द इनकम क्या होती है? जब हम अपना करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर हमने सारे कंपोनेंट इंक्लूड कर लिए। विजिबल आइटम का भी अकाउंट आ गया उसके अंदर, इनविजिबल आइटम्स भी आ गई, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स भी आ गए, सिर्फ कैपिटल ट्रांसफर नहीं आए, और इनकम फ्रॉम इनकम मतलब इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट भी आ गई। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी कंट्री का करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट से हमें ये पता लग जाता है कि हमारी टोटल फॉरेन सेक्टर से इनकम कितनी जनरेट हो रही है। मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जानना चाहे कि हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो अपने पीओपी का कौन सा पार्ट ड्रॉ करेंगे? करंट अकाउंट बनाएंगे ना वो, तो करंट अकाउंट के अंदर वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को लिख लेंगे। यस सर। ऑफ विजिबल आइटम ऑफ इनविजिबल आइटम्स का यूनिलैटरल ट्रांसफर रिकॉर्ड कर लेंगे, वन वे ट्रांजैक्शंस, और इनकम रिसिप्ट हो रही है उनको एज अ क्रेडिट आइटम, और जो पेमेंट हो रही है वो एज अ डेबिट आइटम रिकॉर्ड कर। तो जो इनका डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा वो हमारी कंट्री की क्या होगी? नेट इनकम होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो करंट अकाउंट है हमारी कंट्री की फॉरेन सेक्टर से आने वाली नेट इनकम को बताते हैं। नेट इनकम ही क्यों बताते हैं, नेटवर्क क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो डेबिट, जो आपकी करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट आइटम्स है, पॉजिटिव आइटम, उनमें से डेबिट आइटम्स को माइनस करेंगे तो आपका, अगर क्रेडिट आइटम एक्सीड कर रही होगी तो आपकी नेट इनकम को बताएगा कि हमें कौन सेक्टर से कितनी इनकम हुई है। यानी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट इफ एक्सीड्स द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, दैट विल शोज द नेट इनकम फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर।
दोबारा बोलो। अब जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम एक्चुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारे कंट्री की इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिटरमिन करता है। यानी कुल मिलाकर के ये हमारी कंट्री की नेट इनकम को शो करता है। पर किस सेक्टर की? फॉरेन सेक्टर की। जो डोमेस्टिक सेक्टर है उसकी इनकम की बात नहीं हो रही है, जो आपका फॉरेन सेक्टर है उससे आने वाली इनकम की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है? करंट अकाउंट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? उसमें विजिबल आइटम्स भी आती हैं और इनविजिबल भी आती है। तीन कंपोनेंट्स है ना। फिलहाल उसने करंट अकाउंट में ये बोला है कि इंक्लूड्स विजिबल एंड इनविजिबल है, मतलब वो एक्चुअली कंपेयर क्या कर रहा है, पीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम्स आती है। यस सर। यहाँ पर विजिबल के अलावा इनविजिबल भी आती है, आप इसमें और भी लिख सकते हो, पर वो कह रहे हैं इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल। तो कॉन्ट्रास्ट करते हुए कह रहे हैं इसमें विजिबल भी आती है और इनविजिबल भी आती है, इसलिए इसमें आगे लिखने की जरूरत नहीं समझी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन, इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। और जो करंट अकाउंट है वो पीओटी का नैरो कॉन्सेप्ट, ये नैरो कॉन्सेप्ट है। यस सर। क्योंकि ये केवल करंट अकाउंट का पार्ट होता है। यस सर। लेकिन करंट अकाउंट अपने आप में उसके अंदर अदर कंपोनेंट्स भी इंक्लूड होते हैं अपार्ट फ्रॉम पीओटी। So that includes visible item, invisible item, and other unilateral transfer and income receipts from rent, interest and profit. Yes sir. तो इसलिए वो कह रहा है कि ये वाइडर है, इसमें मोर मतलब it includes other item apart from BOT, and it is only a part of current account. That's why it is called as a narrow concept. दोबारा बोलूं? समझ आ गई बात? अब ये जो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट होगा, अब जो हमने करंट अकाउंट पढ़ा, तो इसके बाद क्या होगा, जो हमारी क्रेडिट आइटम है और डेबिट आइटम के बैलेंस है उनकी हम नेट वैल्यू निकालेंगे। तो जो नेट वैल्यू क्रेडिट एंड डेबिट आइटम होगी उसको हम बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कहेंगे। अब करंट अकाउंट में हमने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स डाला, सर्विसेज डाला, यूनिलैटरल ट्रांसफर डाला, वो हमारी क्रेडिट साइड या पॉजिटिव आइटम्स है। और जो हमने इंपोर्ट्स करे गुड्स के, सर्विसेज के, यूनिलैटरल ट्रांसफर अब्रॉड में करी, वो हमारी नेगेटिव या डेबिट आइटम है। इनका जो डिफरेंस निकालेंगे वो बैलेंस इन करंट अकाउंट होगा। अब करंट अकाउंट जब बनाएंगे तो करंट अकाउंट के अंदर की दो पॉसिबिलिटी है, करंट अकाउंट में सरप्लस भी हो सकता है और करंट अकाउंट में डेफिसिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट आइटम क्या होंगी, ज्यादा किससे? डेबिट आइटम से, तो हमारा नेट फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा होगा। दोबारा बोलूं? तो हमारी पॉजिटिव या सरप्लस करंट अकाउंट होगा। और अगर हमारी ज्यादा क्रेडिट है तो वो आउटफ्लो हो जाए। अगर हमारी क्रेडिट आइटम कम है और डेबिट आइटम क्या है, ज्यादा है, तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है, तो आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट होगा। जब करंट अकाउंट में सरप्लस आता है तो वो कह रहा है एज it arises when value of export of goods and services are more than the value of import of goods and services, and A signifies the that nation is the lender to the rest of world. बोला AS arises, यानी हमारी AS का मतलब arise होने का मतलब यहाँ पर है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स क्या है, कम है, तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस माना जाएगा। और उसका मतलब होगा कि लोगों से हमने पैसा देना नहीं है, लोगों से हमने पैसा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से लेना है। तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के हम क्या मानेंगे, वी हैव लेंडेड मनी टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, हमने उनको दे रखा है उधार ज्यादा। और अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा है, डेबिट आइटम ज्यादा, क्रेडिट आइटम्स, इसका मतलब है कि हमारा एएस नेगेटिव है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब हम बोरोवर है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। दोबारा बोलूं? अब ये जो स्टेटमेंट दिख रही है आपको विजिबल आइटम की, इसमें एक्सपोर्ट आ गया, क्रेडिट आइटम क्या है, विजिबल ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इनविजिबल एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर हो गया और इनकम रिसिप्ट हो गई। सर यूनिलैटरल ट्रांसफर में ये लिख सकते हैं ना, वन वे ट्रांजैक्शंस। हाँ, लेकिन नाम नहीं नेटली लिखना आपको। ओके सर। अब इन चारों को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 को, करंट रिसिप्ट्स हैं। ओके सर। इंपोर्ट करा
गुड्स का, सर्विसेज का ट्रांसफर पेमेंट अब्रॉड में करी और इनकम पेमेंट्स करी, तो वो आपकी करंट पेमेंट्स है। अब क्या करना है, एक्सपोर्ट विजिबल एक्सपोर्ट्स, विजिबल आइटम है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को डिफरेंस करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आएगा, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इनविजिबल को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। यूनाइटेड ट्रांसफर करेंगे तो नेट ट्रांसफर रिसिप्ट आएंगी, रिसिप्ट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। और नेट इनकम रिसिप्ट आएंगी, अगर हमने लिए इनकम ज्यादा पे करी कम तो नेट आएगा। अब इन चारों को जब हम ऐड करेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस निकल आएगा, और एक करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और यानी सरप्लस भी हो सकता है ये हमारा, और डेफिसिट भी हो सकता है। ये बात समझ आ रही है आपको? इसके बाद कैपिटल अकाउंट रह जाता है, और कैपिटल अकाउंट के बाद थोड़ा बहुत काम रह गया, मतलब नेक्स्ट क्लास में खत्म हो गई है, अब आपको बताऊं।